हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋषभ मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीआर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आखिर इसकी कहानी क्या है। दोस्तों, एक बात इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, क्या बिना इसे आप याद किए, क्या आप बिना इसे याद किए केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं या केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं। बिना पीरियोडिक टेबल की जो हमारी केमिस्ट्री है बिल्कुल अधूरी है। जब तक आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, पहली बात तो हम ये जानेंगे, पहली बात कि जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है इसका मतलब होता क्या है। पीरियोडिक टेबल का मतलब दोस्तों होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए टेबल इज नॉट ए पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्वों को किस प्रकार अरेंजमेंट किया जाए, किस प्रकार स्थित किया जाए, यही इसी का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, आखिर इसकी इस आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का मतलब दोस्तों होता है आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी का हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डोबे राइनर। क्या नाम था दोस्तों? डोबे राइनर। एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे दोस्तों? जर्मन के। इन्होंने 1829 में 1829 ईस्वी में इन्होंने फर्स्ट एफर्ट अपना पीरियोडिक टेबल में लगाया। अब दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में उठता है कि जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल में इसमें फर्स्ट एफर्ट किसका लगा था, पहला प्रयास किसका था पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो उत्तर में दोस्तों क्या आता है उत्तर उसका होगा डोबे राइनर जी के द्वारा। सन 1829 ईस्वी में डोबे राइनर जी के द्वारा क्या दिया गया दोस्तों? पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एफर्ट दिया गया। अब दोस्तों, इस पीरियोडिक टेबल में डोबे राइनर जी का क्या योगदान था? उन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया। क्या दिया दोस्तों? त्रिक सिद्धांत दिया, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। लॉ ऑफ ट्राइड्स का मतलब होता है त्रिक सिद्धांत। उस त्रिक सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों ट्राइड को हम ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रिपलेट। इस ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। क्या होता है दोस्तों? 3 एलिमेंट्स। इस ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। इस 3 एलिमेंट्स को उन्होंने बताया कि जब आप 3 एलिमेंट, हम एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, उस पीरियोडिक टेबल में हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम 3 तत्वों को रखेंगे। 3 तत्वों को रखने के बाद पहले, दूसरे, तीसरे, जो हमारा पहला और तीसरा तत्व होगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? आपस में जोड़ देंगे, है ना। आपस में जोड़ देंगे बटा 2 करके। जो तीसरा तत्व आएगा उसका एटॉमिक मास उन दोनों तत्व के योग के बराबर होगा। अब दोस्तों, पहली बात तो हम जानेंगे ये एटॉमिक मास क्या होता है। कि एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। अब देखिए, अब इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कह सकते हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार एक ही चीज़ है। अब फिजिक्स की बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हम केजी से दर्शाते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, और परमाणु भार को हम न्यूटन में मापते हैं। फिजिक्स की भाषा ये। अब केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार एक ही चीज़ होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, और परमाणु द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास को हम ए से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से दर्शाते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो डोबे राइनर जी ने थे, ये 5 ट्रिपलेट दिए थे। कितने ट्रिपलेट दिए थे? 5 त्रिक सिद्धांत दिए थे। जो हमारा पहला सिद्धांत होता है दोस्तों, दिए तो 5 सिद्धांत थे लेकिन पढ़ा जाता है सिर्फ 4 सिद्धांत को। जो हमारा पहला सिद्धांत था दोस्तों वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पे था। और जो हमारा दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, दूसरा सिद्धांत जो हमारा दिए थे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम पे दिए थे। और जो हमारा तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो चौथा एफर्ट था दोस्तों वो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम पे था। तो दोस्तों, अब हम जो पहला एफर्ट था, एग्जाम्पल में हम लेते हैं जो पहला एफर्ट था उनका, डोबे राइनर जी का जो पहला एफर्ट था ट्रिपलेट में। तो जो ट्रिपलेट में हमारा पहला आता है दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का दोस्तों, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। जब आप पहले, उन्होंने क्या बताया, आप पहले और तीसरे को क्या करना है? जोड़ना है, बटा 2 करना है। तो देखते हैं दोस्तों, 7 प्लस कितना दोस्तों? 39 बटे 2, और बराबर कितना है दोस्तों हमारा? 46 बटा 2।
जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 23। कहने का मतलब जो हमारा ये सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 23 है, तो उनके द्वारा बताया गया क्या हुआ, सही निकला। जब उनका पहला ट्रायड था क्या हुआ, सही निकला। दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है, और स्ट्रोंशियम का परमाणु भार कितना होता है, 88 होता है, और बेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 137 होता है। जब आप 40 और 137 को प्लस करोगे तो 177 होगा। 177 को जब आप बटा 2 करोगे तो 88.5 आएगा। तो अब 88.5 आया, और होता कितना है स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम का परमाणु भार 88 होता है। अब यहाँ पे 88.5 आया, तो इसे लेस देन सही मान लिया गया, इसको लेस देन सही मान लिया गया, ये सही मान लिया गया। कुछ साइंटिस्टों ने कहा ठीक है ये सही है। अब देखें दोस्तों इनका जो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। किसका, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है दोस्तों 35.5, और ब्रोमीन का परमाणु भार होता है जो हमारा 80, आयोडीन का परमाणु भार होता है हमारा 127। जब आप 35.5 को 127 में प्लस करेंगे बटा 2 करेंगे तो 35.5 प्लस 127 बराबर आएगा 162.5। अब आप 162.5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 81.25 आएगा। तो दोस्तों होता कितना है, ब्रोमीन का जो परमाणु भार हमारा होता कितना 80 होता है, और यहाँ पे 81.25 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उनका क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद जो चौथा एफर्ट आया वो भी फेल हो गया, और पांचवा एफर्ट बनाते बनाते मतलब वो खुद फेल हो गया, बनाना ही बंद कर दिया क्योंकि उनका एफर्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोस्तों इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूलैंड का ऑक्टक लॉ। ठीक, तो अब अगले वीडियो में दोस्तों हम न्यूलैंड का ऑक्टक लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।